वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस, बराबर। या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस जो उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी मिलती है वो थोड़ा स्टडी किया था। थोड़ा स्पीडीली रिवाइज करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तीन तरीके के NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़े थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो था मोल्टन NaCl, दूसरा था डाइल्यूट सॉल्यूशन और डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एंड लास्ट वन था ब्राइन, या तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एक्वास NaCl सॉल्यूशन। क्या क्या प्रोडक्ट मिलती थी मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से, कोई याद करेगा? दो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। क्लोरीन गैस। हाँ, सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस मिलता था, और हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, बराबर है। सामने NaCl बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्ट कौन सी थी? तब था हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तब आपको ये याद रखने के लिए कहा था हमने कि भाई जब डाइल्यूट है दिया गया सॉल्यूशन NaCl का, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और पानी का ही हाइड्रोलिसिस होता है वहां पर, बराबर, ये हमने कहा था। और ब्राइन की बात करें तो 3 प्रोडक्ट मिली थी वहां पर, याद रखिए। कौन कौन सी चीजें मिली थी हमें? एक तो क्लोरीन गैस मिला था, दूसरा क्या मिला था? हाइड्रोजन गैस, और तीसरी प्रोडक्ट थी, अगर आपको याद है तो, जो बाई प्रोडक्ट है NaOH जो है वो हमें मिला था, बराबर। उसकी पूरी लेयर बन जाती है। जो बीकर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बीकर के बॉटम पर जो व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है वो क्या होता है? NaOH होता है, ये याद रखना है। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर या अलग अलग फेज पर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमें मिलती है, वो हमें याद रखना है। आज एक नया टॉपिक शुरू करना है हमें, और वो है बैटरीज। बैटरीज, सेल और रस्टिंग, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। और वाइडली अगर स्टडी करना है तो कोरोजन जो है, रस्टिंग के बदले हम बोलेंगे, सारी मेटल की बात आएगी उसमें। तो ये 3 टॉपिक बाकी है हमारे लास्ट, और बाद में थोड़ा सम के ऊपर ध्यान देंगे। बैटरीज जो है जनरली हम वर्ड यूज कब करते हैं? तो बैटरीज जो है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगहों पर काम में आती है। अगर आप लिस्ट बनाने बैठो तो ढेर सारे टॉयज जो है, ढेर सारी हमारी डेली रूटीन में जो काम में आने वाली चीजें हैं, उसमें बैटरीज जो है वो हम लगाए रहते हैं। कैमरास जो है, कैमरास में भी बैटरी आती है, रिचार्जेबल आती है, मोबाइल में भी बैटरी आती है। बट क्या सारी बैटरीज सेम टाइप की होती है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? कोई कहेगा मुझे सारी बैटरी सेम आती है, या क्या डिफरेंस होता है बैटरीज के बीच में? डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। कौन कौन से टाइप की बैटरी आपने देखी है? कभी ऑब्जर्व किया है बैटरी को शार्पली? सर वो कार बैटरी में डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। हाँ, बराबर है। और फोन की और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर, ये ऑब्जर्वेशन भी सही है। हाँ, चार्जेबल और रिचार्जेबल। वेरी गुड। चार्जेबल और रिचार्जेबल दोनों सेम है बच्चे, बट नॉन मतलब रिचार्जेबल। चार्ज कर सकते हैं। हाँ, नॉन। बराबर बराबर बराबर, समझ गया मैं कि एक ऐसी टाइप की बैटरी होती है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बराबर। जैसे कि मोबाइल की बैटरीज है, कैमरा में जो सेल्स आते हैं पर्टिकुलर टाइप के, वो जो है वो रिचार्जेबल बैटरीज होती है। तो ये एक अलग टाइप हो गया। और दूसरा है जिसे हम यूज एंड थ्रो टाइप की बैटरी कहते हैं, भाई एक बार यूज करो बाद में वो काम में आती नहीं। व्हीकल की बैटरीज में भी क्या है, वो चार्ज करो तो चलती है, बराबर, लॉन्ग टाइम तक। बट ये जो बैटरी के टाइप है वो हम अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। एक्चुअल मेन डिफरेंस यही है जो अभी अभी विवेक ने कहा, भाई एक चार्जेबल बैटरीज कही जाएगी और दूसरी नॉन चार्जेबल बैटरीज जो है, या नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है, उसे हम कह सकते हैं। तो ये खास याद रखें, बैटरीज जो है वो 2 टाइप की होती है। अब हम उसे थोड़ा अच्छा नाम देंगे। जो ऐसी बैटरीज है जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, खास याद रखें, उसे हम नाम देंगे प्राइमरी बैटरीज। क्या नाम देंगे उसे? प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स नॉन रिचार्जेबल, वन टाइम यूज एंड थ्रो वाली जो बैटरी है, यूज कर लो काम खत्म तो उसे हम फेंक देते हैं, तो वो प्राइमरी बैटरी है। और दूसरी जो बैटरी है जो रिचार्जेबल है वो सेकेंडरी बैटरीज होती है।
जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में रिचार्जेबल बैटरीज कहते हैं। ये जो बैटरीज है, एक्चुअली में बैटरी की डेफिनेशन क्या दे सकते हो, तो बैटरी मतलब ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसा सेल है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्टोर हो नहीं सकती, बट वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, ये खास याद रखते हैं। और जब सर्किट कंप्लीट की जाती है या स्विच ऑन की जाती है, तो वो केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट या बाकी कोई फॉर्म में जो है वो मिलती है। वो हमें याद रखना है। लाइट को आप स्टोर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते, बट हाँ केमिकल के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। केमिकल एनर्जी को जब चाहे तब वो टाइम पर आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। तो ये मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से हम प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी बना सकते हैं, या उसके अंदर क्या होता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले प्राइमरी बैटरी देखते हैं और बाद में देखते हैं सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी का एक और नाम है, आपको ये तो पता चल गया, प्राइमरी मतलब नॉन रिचार्जेबल, उसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। और दूसरा एक नाम है लेकलान सेल, ये याद रखिएगा। ये लेकलान सेल जो है उसे हम हमारी डेली लाइफ में कई बार पेंसिल सेल ऐसा नाम भी देते हैं, अगर आपको पता है तो। हम कई बार बोलते हैं वॉल क्लॉक जो होती है, रिमोट कंट्रोल जो होता है टीवी का, उसमें जो सेल्स आते हैं, तो हम कई बार बोलते हैं कि ये पेंसिल सेल है। अब आपको मुझे आंसर देना, ये प्राइमरी बैटरी में पढ़ाना खत्म कर दूं ना, ड्राई सेल, कि क्यों पेंसिल सेल कहा होगा, बराबर है, ये याद रखना, ऑब्जर्व करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें उसका आंसर कहीं ना कहीं आएगा। ये प्राइमरी बैटरीज में होता क्या है कि ऐसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एक ही बार हो सके, रिवर्सिबल नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्राइमरी सेल में कि जो नॉन रिवर्सिबल है, मतलब एक तरफा रिएक्शन होता है। इसीलिए जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब टाइम बीतता है, ये अपना वोल्टेज जो है उसमें कम होते जाते हैं। कई बार आपने वॉल क्लॉक में देखा होगा कि पहले टाइम टू टाइम घड़ी जो है वो चलती है, जब सेल खत्म होने के लिए आता है, मतलब उसमें अंदर केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, तब क्या होता है, घड़ी पीछे छूट जाती है। आप देखना एक आध घंटा पीछे रह जाती है, 1.5 घंटा, और बाद में क्या हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ये टाइम के साथ साथ बैटरी जो है वो धीरे धीरे डेड होती जाती है, ये याद रखना है। और हम उसे रीयूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन रिचार्जेबल है, तो एक ही बार आप उसका यूज कर सकते हो, उसका रीयूज हम नहीं कर सकते, बराबर है। और इसका एग्जांपल हमने जो दिया पेंसिल सेल हम कहते हैं, या दूसरा नाम हमने क्या दिया, ड्राई सेल या लेकलान सेल उसे कहते हैं। एक्चुअली में उसके अंदर होता क्या, जो क्लॉक में वगैरह में जो पेंसिल सेल यूज होता है, टॉयज में और बाकी सारी चीजों में, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो एक जिंक का टीन लिया जाता है, थोड़ा जूम करके हम देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, जो केसिंग कहा जाता है, मतलब पैकेट कहा जाता है, वो जिंक मेटल से बना हुआ होता है। खास याद रखिए, किससे बना हुआ होता है भाई, इट इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल। एन, ये जो कैन है, कैन मतलब जो केस है, वो एनोड का काम करता है। एनोड का क्या होता है, कोई कहेगा, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, हमने कहा है आपको, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये जो बाहरी लेयर है जिंक का, उसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो जिंक का कैन है उसके टच में क्या होता है, तो जिंक के ये कैन, या उसे कई बार कप कहा जाता है, उसके अंदर एक लेयर होता है पूरा, और वो लेयर में मैंगनीज का ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों को मिक्स करते हैं तो पेस्ट बनती है, थोड़ा स्टिकी मटेरियल बनता है, इसलिए हम उसे पेस्ट कहते हैं। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, और तीसरी चीज पे वो कार्बन डाला जाता है, पाउडर कार्बन का डाला जाता है। और ये पूरे लेयर के बीच में एक ब्लैक कलर का रोड होता है, और वो बना हुआ होता है ग्रेफाइट से। और यहां पर इंसुलेटर का एक लेयर लगाया गया होता है। ऐसे इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। अब होता क्या है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के टच में नहीं है,
आपने देखा हो तो वैसे पेंसिल सेल में ऊपर ऐसा एक बटन जैसा अरेंजमेंट होता है, मैकेनिज्म। वो क्या होता है, वो ये ग्रेफाइट को कवर की हुई मेटल होती है। ग्रेफाइट के ऊपर जो है वो एक मेटल का लेयर लगाया गया होता है। बट ये डायरेक्टली कैथोड जो है, देखो यहाँ पर हमने एनोड लिखा, जिंक का जो लेयर है वो एनोड का काम करता है। ये बीच वाला जो कार्बन का रोड है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है, वो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। और कैथोड का क्या होता है भाई, रिडक्शन होगा। एनोड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। बट ये पेंसिल सेल पड़े पड़े इसलिए वेस्ट नहीं हो जाता कि इसकी सर्किट कंप्लीट नहीं है। आप वोल्ट क्लॉक में या उसमें इसे डालते हो तो आपने देखा होगा वोल्ट क्लॉक में ऐसी अरेंजमेंट होती है, स्टैंड होता है, पीछे स्प्रिंग होती है, तो ये स्प्रिंग इसे धक्का लगाती है और ये यहाँ पर टच होता है, तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट होती है। देखो एनोड के साथ यहाँ पर कैथोड क्या होता है, ज्वाइंट होता है, और तब इलेक्ट्रिसिटी मिलना क्या होती है, शुरू होती है। क्वेश्चन ये उठता है आपके दिमाग में कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, तो यही चैप्टर में हमने पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या होते होंगे कि जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। देखो जो एनोड है, एनोड में क्या था भाई, जिंक था। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जिंक जो है अभी भले सॉलिड फॉर्म में है बट वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बनेगा क्या, Zn+2 आयंस जो है वो बनाता है। वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा थिक रखा गया होता है ताकि वो जितना यूज हो उसके अलावा का जिंक जो है वो ये सारे मैकेनिज्म को बाइंड करके रखने का काम करे, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होते हैं, खास ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कैथोड के ऊपर क्या होता है। कैथोड में, कैथोड के दौर पर क्या लिया है आपने, एक तो कार्बन जो है वो लिया है। और कार्बन है ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में आता है, खास याद रखिए, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। मैंने आपको 3 टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ा है, कौन कौन से, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और तीसरा कौन सा पढ़ा है, गैसियस इलेक्ट्रोड, बराबर है ना। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है उसमें प्लेटिनम और ग्रेफाइट दोनों आए थे। इनर्ट इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है भाई, जरा याद करो तो आपको ये which चीज does पता। not take part in नहीं, which gives its surface to transfer the electrons. हाँ मतलब वो सिर्फ अपनी सरफेस ही प्रोवाइड करता है, खुद कंजप्ट नहीं होता, खास कर रखिए। मतलब केमिकल रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होता, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कैथोड के तौर पर भले ही हमने कार्बन लिखा है बट वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को लेने देने के लिए। सही मायनों में काम कौन करता है, ये MnO2 और NH4Cl जो, उसमें भी जो MnO2 दिया है वो NH4Cl जो है उसके NH4+ के साथ रिएक्ट होता है। और ये सब डबल डबल यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम रिएक्शन लिख रहे हैं, बराबर है। अगर, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के दौरान लिबरेट हुए हैं उतने जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो जाने चाहिए, कहाँ पर, रिडक्शन के दौरान। तो ये सभी डबल डबल है। और तब क्या बनेगा, एक तो बनेगा Mn2O3, बराबर है, 2 मोल अमोनिया लिबरेट होगा। अब देखो हुआ क्या, पूरा रिएक्शन आपको समझना है। यहाँ पर कितने Mn थे, तो 2, तो वो 2 आ गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, 2 × 2 4, तो 3 यहाँ पर आ गए, मतलब एक बाकी। अब यहाँ पर NH4 कितने थे, 2, तो उसमें से NH3 यहाँ पर आया, बराबर है। बट कितने NH3 आए, 2 NH3, तो 2 हाइड्रोजन बाकी बचे होंगे, तो 2H+ बाकी है। और वो H+ के साथ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, तो H2O। क्योंकि पूरा रिएक्शन ऐसा है कि बैलेंस रिएक्शन अगर आप लिखो तो आधा रिएक्शन लिखने जाओ तो प्रोडक्ट अलग होगी, बट ये होता नहीं है। मैंने जो लिखा वही आपको लिखना है। एनोड पर क्या होता है, जिंक जो है उसमें से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होते हैं। कैथोड पर क्या होता है, 2 मोल MnO2 के साथ 2 मोल NH4+, और जो लिबरेट हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होते हैं और बनता क्या है, मैंगनीज का ट्राइऑक्साइड बनता है। अमोनिया लिबरेट होता है और वाटर जो है वो भी लिबरेट होता है, बराबर है। बट यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, देखिए तो MnO2 में Mn जो है वो +4, और यहाँ पर Mn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ऑक्सीजन के लिए -2, मतलब टोटल -6, सामने वाला +6, तो एक का +3। तो मैंगनीज जो है वो ये रिएक्शन में +4 में से +3 बन रहा है, खास याद रखें।
और ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है। तो वापिस ये +3 में से +4 नहीं बन सकता। बाहर से कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हो तो ये वापिस MnO2 नहीं बनेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मैंगनीज +4 में से +3 इजीली बन जाता है स्पॉन्टेनियसली, फेवरेबल कंडीशन मिले तो। बट +3 में से +4 नहीं बनता। इसका मतलब है आप बाहर से कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दो, ये सेल फिर से यूज करने लायक बनेगा नहीं, मतलब कि रिचार्ज नहीं होगा, बराबर है। तो एक रीजन ये भी है कि ये मैकेनिज्म को आप रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते। तो उसका रीजन ये है कि कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसमें मैंगनीज +4 में से क्या बनता है, +3 बनता है। तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, बराबर है। और ये जिंक जो है वो अमोनिया के साथ, ये Zn+2 जो है ना, वो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन Zn+2 के फॉर्म में भी पड़ा है, NH3 भी यहाँ पर पड़ा है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो इस तरीके का होता है, ZnNH3 4+2। तो अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिंक जो है +2 के फॉर्म में उसके साथ बाइंड होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो चीज है वो पूरे रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उससे आपको 1.5 वोल्ट जितने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलती है। तो कभी ऐसे पेंसिल सेल्स को, मतलब कि लेक्लैंड सेल को या ड्राई सेल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, घर पर है तो पढ़िएगा उसे, बहुत छोटे नंबरों में लिखा होगा इट प्रोवाइड्स 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट वहां पर लिखा होगा, आगे ऐसा किया होगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब जब ये खत्म होने को आए तो 1.5 से थोड़ा कम भी दे सकता है, बट जनरली ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है, लेक्लैंड सेल है वो, तो 1.5 वोल्ट जो है उतनी पोटेंशियल उसके पास है, उतनी एनर्जी जो है वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, बराबर। तो ये बात थी पहले प्राइमरी बैटरी की, जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं या लेक्लैंड सेल कहते हैं, बराबर है। ये रिचार्जेबल नहीं है इसलिए प्राइमरी में लिया हमने, खास याद रखिए। बट हर जगह पर इतने बड़े सेल्स मतलब कि मैकेनिज्म काम में आते हैं। कई सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, कई सारे टॉयज ऐसे हैं कि जहां पर इतने बड़े सेल्स काम नहीं करते। जैसे कि तो हमारे रिस्ट वॉच जो है उसमें, बराबर है, हियरिंग एड्स जो है, जो लोगों को सुनाई नहीं देता वो हियरिंग एड्स पहनते हैं, उसके अंदर भी सेल आते हैं। छोटे बच्चों के टॉयज जो है, लाइट वाले जो टॉयज आते हैं, लाइटनिंग टॉयज हम उसे कह सकते हैं, उसमें भी ये छोटे सेल्स की जरूरत होती है, क्योंकि टॉय ही इतना छोटा होता है, पेंसिल सेल उसमें फिट हो सकता नहीं है, क्योंकि बाकी मैकेनिज्म भी होगी। तो ऐसे छोटे सेल्स जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। करंट भी वो कम देता है, ऐसा नहीं 1.5 वोल्ट पूरा मिलता है। मैकेनिज्म छोटी है, करंट भी थोड़ा कम है, बट अरेंजमेंट जो है वो अच्छी है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम कहते हैं ना, तो छोटे पैकेट में भी यही काम होता है, पेंसिल सेल जैसा ही काम होता है, लेक्लैंड सेल जैसा ही काम होता है। और वो सेल का नाम है जो हम सेकेंड प्राइमरी सेल पढ़ने जा रहे हैं, उसे कई बार हम मर्क्यूरी सेल और जनरली हम उसे बटन सेल कहते हैं। हमारी मार्केट में मतलब रूटीन लाइफ में उसे बटन सेल के नाम से जाना जाता है, बराबर। एक्चुअल उसका नाम क्या है, तो मर्क्यूरी सेल के नाम से उसे जाना जाता है। अलग अलग छोटी चीजों में वो काम आता है, बट मेन अरेंजमेंट उसकी कैसी होती है, बटन जैसी, इसलिए उसे बटन सेल कहा है। बट 3 डायमेंशनल है, मैं अच्छी तरीके से शायद ड्रॉ ना कर पाऊं, बट ऐसे साइड व्यू हम देखते हैं, अगर उसे काटते हैं हम पिज्जा की तरह, तो हमें उसके बीच में जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगी, क्या क्या होता है। तो ये ऊपरी जो लेयर है, जैसे बीच वाला ही मैं बोल रहा हूँ, जहां पर मैंने रेड कलर की लाइंस की थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज जो है वो जिंक से बनी हुई है। एनोड के दौर पर जिंक काम करता है, और जिंक अकेला नहीं, जिंक के साथ अंदर यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्शन में जिंक के नीचे एकदम एक दूसरी मेटल रखी गई होती है, और मर्क्यूरी, और वो दोनों साथ में मिलकर एनोड का काम करते हैं।
आपको याद है मर्क्यूरी के साथ अगर कोई मेटल को मिक्स किया जाए तो उसे हम एक नाम देते थे, अगर याद है तो? अमलगम। वेरी गुड, ये एमालगम कहा जाता है। तो जिंक और मर्क्यूरी का जो मिक्सचर है वो एमालगम, जिंक एमालगम के नाम से जाना जाएगा, और वो एनोड का काम करता है। जिंक एमालगम जो है वो एनोड का काम करता है। दूसरा, तो कैथोड का काम कौन करता है? तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन में बटा हुआ है, याद रखिए। बटन सेल का ऊपरी पार्ट और बटन सेल का नीचे वाला पार्ट, केक की तरह दो पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर का पोर्शन एनोड है, बीच में एक सेपरेटर रखा जाता है। सेपरेटर मतलब इंसुलेटर, जो डायरेक्टली एनोड और कैथोड को टच में नहीं आने देता, दोनों मिक्स नहीं हो जाता। तो ये सेपरेटर है जो सेपरेट रखता है किसे? एनोड और कैथोड को। और ये नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, वो होता है मर्क्यूरी का, और ये मर्क्यूरी जो है वो काम करता है कैथोड का, बराबर है। उसके साथ कई बार कार्बन भी मिक्स किया जाता है, बट हमें काम है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का ऑक्साइड का एक्चुअली में। तो ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड और कार्बन जो है वो कैथोड का काम करता है, बराबर। मर्क्यूरी ऑक्साइड इजीली वर्क करता है। तो मर्क्यूरी का जो +2 वाला स्टेट है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड, वो एज ए कैथोड वहां पर रखा जाता है। तो एनोड के तौर पर जिंक एमालगम, कैथोड के तौर पर क्या होता है? मर्क्यूरी का ऑक्साइड होता है। और ये दोनों को एक दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर दो चीजों का मिक्सचर होता है, जिंक का ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी रखा जाता है, ताकि दोनों चीजों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी लेन देन एकदम इजीली होती है, बराबर। और ये आजू बाजू वाला जो लेयर है वो भी इंसुलेशन वाला है। तो होता क्या है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जब कोई एक कॉमन स्टैंड के साथ टच में आए, आपने रिस्ट वॉच का स्टैंड देखा होगा, अंदर सेल डलवाने के लिए कभी गए हो तो, कि उसमें ऊपर भी एक जो है वो हैंड जैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, वो उसे टच करता है, और नीचे पूरी एक केविटी होती है, खड्डा होता है, जिसमें ये सेल फिक्स हो जाता है। तो वो नीचे वाला लेयर मेटालिक और ऊपर वाला जो हैंड है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, स्प्रिंग जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो सर्किट तब कंप्लीट होती है और तब जो घड़ी है उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू होता है। बट क्वेश्चन फिर से वही होता है कि भाई कैसे घड़ी काम करती है, बराबर है। तो ऐसा क्या रिएक्शन हुआ? केमिकल्स तो भरे हुए हैं हमने, मतलब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया है, बट कैसे मैकेनिज्म वर्क करती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो एनोड है ये जिंक वाला, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। जिंक जो मर्क्यूरी के साथ है, जिसे जिंक एमालगम कहेंगे, वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया कौन सा? KOH, उसके OH माइनस के साथ रिएक्ट और बनता है जिंक का ऑक्साइड, जिसे हम कहेंगे ZnO प्लस। अब बचेगा क्या? एक ऑक्सीजन गया तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेंगे, मतलब H2O। और ये OH के ऊपर जो माइनस थे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब ये जिंक एमालगम। तो देखो मर्क्यूरी जो है ना, वो सिर्फ जिंक को सॉलिड में से स्लरी फॉर्म में लाने के लिए, स्टिकी फॉर्म में लाने के लिए, वो याद रखिएगा। एनोड के रिएक्शन में मर्क्यूरी कोई पार्टिसिपेट करती नहीं, बट हाँ कैथोड में काम करता है। कैथोड में जो आपने मर्क्यूरी का ऑक्साइड लिया है, वो मर्क्यूरी का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होगा? तो वाटर और इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीडेशन के दौरान, वो रिडक्शन के दौरान वहां पर काम में आएंगे। अब देखो HgO में Hg+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, वो आपको पता है, बराबर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? Hg+2 को, और वो बन जाएगा Hg स्लरी, मतलब Hg। मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में वो आपको मिलेगा। यहाँ पर एक और दो हाइड्रोजन है, यहां से एक ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, दो है तो 2। और OH न्यूट्रलाइज फॉर्म में नहीं होता, माइनस होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। OH के एक मोल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे मोल के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2OH माइनस जो है वो मिल गया। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्यों? जितना एनोड में यूज हुआ है वो कैथोड में वापस मिल गया। आपने देखा ये किसके जैसे काम करता है, कोई कहेगा?
ऐसी कोई चीज है जो रिएक्शन में कंजप्ट नहीं हो जाती बट ऐड होती है और वापस उतनी ही मिल जाती है, तो उसे हम कुछ नाम देते हैं बट रिएक्शन। हाँ वेरी गुड, कैटालिस्ट जैसा काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, वो किसका काम करता है, तो आप बेझिझक कह सकते हो इट एक्ट्स लाइक अ कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट के जैसा। क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होता तो ये रिएक्शन भी नहीं होता, बट या स्पीडी नहीं होता, बट ये है तो रिएक्शन भी हुआ, स्पीडी भी हुआ और ये वापस भी मिल गया, तो ये कैटालिस्ट जैसा काम करता है। बट ये रिवर्सिबल वर्क करेगा नहीं अपना आप ये, या हम इलेक्ट्रिसिटी दे तो भी ये रिचार्ज नहीं होता, क्योंकि ये जो चीज है एमलगम के फॉर्म में वापस नहीं है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड, बराबर है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये तो हमने एनोड कैथोड लिखा ना, पूरा रिएक्शन अगर हम लिखना चाहे तो इसका सम करना है, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट, तो क्या मिलेगा, जिंक एमलगम प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। बाकी तो कट सट हो जाएगा, देखो 2OH यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो कट, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में, मतलब वो भी कट। इसका सीधा मतलब ये है कि जिंक यहाँ पर 0 में से +2 बन रहा है, मर्क्यूरी यहाँ पर +2 में से 0 बन रहा है, ऑक्सीजन तो -2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन स्पेक्टेटर आया है, बट जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और मर्क्यूरी का क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब ये एनोड है और ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, क्योंकि रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर। बट ये पूरी भागा भागी के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसकी वजह से 1.35 वोल्ट जितना वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो खास याद रखिए, बटन सेल कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करता है, मर्क्यूरी सेल, बटन सेल तो हम बोलते हैं, एक्चुअली इट इज मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मर्क्यूरी और जिंक वाला, तो हमें याद रखना है 1.35 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ऐसा सेल जो है वो। ये और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपको दी गई है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली 1.35 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है जब तक ये रिएक्शन चालू रहे, बराबर। ये बात थी प्राइमरी बैटरीज की। अभी तो मार्केट में कई सारे टाइप की बैटरीज आ गई है, एल्यूमिनियम बैटरी भी है, लिथियम आयन बैटरी भी है, बट उसमें से कई सारी सेकेंडरी है और कई सारी प्राइमरी है, बराबर है। और मार्केट में तो ऐसी खबर भी है कि इन फ्यूचर, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 4 to 5 years में इतनी पतली बैटरी आ जाएगी कि वो आपके स्किन के जो डायमीटर है उससे भी, स्किन का जो थिकनेस है उससे भी पतली बैटरी होगी, और विद इन 5 to 6 मिनट वो क्या हो जाएगी, फुली चार्ज हो जाएगी, बराबर है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अगर इसकी प्रायर इंट्रोडक्शन जो है वो गेन कर रहा है। तो ये प्राइमरी बैटरीज की बात थी, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है उसकी बात थी, बराबर है। अब जो बैटरीज है, चीपर बैटरीज और कॉस्टली बैटरीज जो है, उसके बीच का ख्याल भी आपको होना चाहिए। जो हमने अभी अभी पढ़ा शुरुआती प्राइमरी बैटरी, वो थोड़ी चीपर होती है क्योंकि एक ही बार वो आप यूज कर सकते हो, थोड़ी सस्ती होती है। बट अब जो हम पढ़ेंगे से दे आर समथिंग मोर कॉस्टली विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वन। व्हाई इट इज सो, क्यों, तो उसके अंदर जो यूज होने वाले केमिकल्स है या मटेरियल्स है वो भी थोड़े महंगे हैं और लॉन्ग लास्टिंग है ये बैटरी, तो एक बार खर्च करना पड़ेगा, चलेगी, थोड़ा लॉन्ग लाइफ है उसका, वो याद रखना है। तो सेकेंडरी बैटरी किससे कहेंगे वो आपको पता है, ऊपर बैटरीज की डेफिनेशन पढ़ी तब हमने कहा कि जो रिचार्ज हो सके वैसी बैटरी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी बैटरी। मतलब वो फिर से यूज होने लायक हो सकती है। कैसे, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है। मोबाइल में यही करते हैं ना कि भाई जब काम होता है तो चार्जिंग में से निकाल लेते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है मोबाइल की बैटरी के अंदर। बट जब आप प्लग इन करते हो, उसे चार्जर में रखते हो, तो क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब फिर से केमिकल्स जो है ओरिजिनल अपने पोजीशन पर या ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी सेकेंडरी बैटरीज भी हमें 1-2 टाइप की पढ़नी है, जैसे प्राइमरी बैटरी हमने 1-2 टाइप की पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली और मार्केट में जो काम में आती है वो है लेड स्टोरेज बैटरी।
व्हीकल्स में और पानी पूरी वाले के वहाँ जो भी वेंडर्स होते हैं उसके पास आपने ऐसी बैटरीज देखी होती है। जनरली उसका जो अपर लेयर है ना वो रेड होता है और नीचे वाला जो केसिंग होता है ना वो व्हाइट होता है, आपने देखा ही होगा ये, बराबर है ना। और अरेंजमेंट कैसी होती है, ऊपर ऐसे बटन्स होते हैं, अगर आपने देखे तो 5-6 बटन्स मिनिमम होते हैं। अंदर क्या होता है वो हमें पता नहीं, बट आज आपको पता चलेगा तो उसके अंदर क्या होता है। एक्चुअली में ये बैटरी जो है वो सीरीज ऑफ सेल है, याद रखिएगा। आपको एक ही बैटरी दिख रही है बट उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे एक तरीके के सेल्स जो है उसे इकट्ठा किया गया होता है। उसका एक छोटे सेल का हम अगर डिस्क्रिप्शन दें तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, जैसे आपको पता है, बराबर है। उसमें जो एनोड का काम करते हैं वो होता है पीबी। पीबी मतलब लेड मेटल जो है वो वहां पर यूज होती है, वो याद रखिए। और कैथोड के दौर पर जो है वो लीड का ऑक्साइड लिया जाता है, लीड डाइऑक्साइड एक्चुअली में है, वो लिया जाता है एनोड के दौर पर पीबी, और कैथोड के दौर पर लेड का ऑक्साइड लिया जाता है, याद रखिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिया जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जब बैटरी की बात की ना कितने टाइप की होती है, तो शायद मित्तल ने आंसर दिया था कि बैटरी में पानी डालना होता है। इज इट वाटर, डिस्टिल वाटर? तो यस, उसका रीजन ये है कि ये जो H2SO4 हम डालते हैं ना उसका कंसंट्रेशन पर्टिकुलर होना चाहिए। लगभग 38% कंसंट्रेशन वाला H2SO4 डाला जाता है, ये याद रखिए। कितने परसेंटेज होने चाहिए H2SO4 के? 38%। और वो डिस्टिल वाटर इसलिए डाला जाता है कि सिर्फ आयंस H2SO4 के ही हो अंदर, H प्लस और SO4-2 ही हो, बाकी कोई आयंस ना इसलिए। आप सिंपल पानी डाल दोगे तो उसमें तो बाकी के आयंस भी होंगे इम्प्योरिटी के दौर पर, बराबर, तो वो नहीं रखे जाते। यहाँ पर लेड और लीड डाइऑक्साइड एनोड और कैथोड रिस्पेक्टिवली के दौर पर यूज होते हैं। और ये एक सेल हुआ, एक बटन मतलब एक सेल है, यार 2, 3 ऐसे 6 सेल जो है वो जोड़े गए। मैं 3 डायमेंशनली तो नहीं ड्रॉ कर सकता, बट इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, हर एक में एक एनोड और एक कैथोड, हर एक सेल में एक एक एनोड और एक एक कैथोड मिनिमम होता है। सारे एनोड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखा जाता है बहुत केयरफुली कि कहीं पर एनोड और कैथोड बीच में एक दूसरे से टच ना हो जाए। एनोड जो है वो सारे एक तरफ और कैथोड जो है वो सारे के सारे दूसरे छोर पर जुड़ गए। तो एनोड और कैथोड की पूरी जो अरेंजमेंट है वो अलग होती है। सेल भले ही एनोड कैथोड दोनों पोजेस करता हो, बट सारे जितने सेल जोड़े गए हैं उसके एनोड एक साथ जुड़े हुए होते हैं और कैथोड एक साथ जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा जब वो वेंडर्स उसे शुरू करते हैं ना तो एक क्लिप लगाता है, वो कपड़े सुखाने की क्लिप होती है ना वो लगाता है, उसके ऊपर एक वायर लगा हुआ होता है रेड कलर का, दूसरे के ऊपर ब्लैक कलर का वायर होता है। वो क्या करता है, एक क्लिप में रेड लगाता है और दूसरे क्लिप में क्या लगाता है, ब्लैक लगाता है, और उसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलती है। ऐसी बैटरीज जो है वो रिचार्जेबल बैटरी। क्यों वो रिचार्ज हो सकती है वो हम देखते हैं, उसके अंदर रिएक्शन ऐसे क्या होंगे कि जो पुरानी वाली बैटरीज हमने पढ़ी वो रिचार्ज नहीं होती है और ये जो बैटरी वो रिचार्ज होती है। देखो, एनोड के दौर पर आपने पीबी लिया है, कैथोड के दौर पर आपने लेड का डाइऑक्साइड लिया है और इलेक्ट्रोलाइट के दौर पर आपने H2SO4 लिया है। बस ये खास आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। उसमें जो एनोड है वो लेड है, ये लेड सॉलिड फॉर्म में है। इसके साथ जब ये इलेक्ट्रोलाइट टच में आएगा यहाँ पर H2SO4, तो उसके जो SO4 के नेगेटिव मतलब कि SO4-2 आयंस जो है वो रिएक्ट होंगे पीबी के साथ और बनेगा कुछ PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिबरेट होंगे। क्यों? तो पीबी यहाँ पर तो न्यूट्रल है, उसे अगर जुड़ना है SO4-2 के साथ तो उसे +2 बनना पड़ेगा भाई। +2 बनना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने होंगे और यहाँ पर लिबरेट हुआ तो +2 बनकर यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये +2 और ये होगा -2, दोनों जुड़ जाएंगे। बट एनोड पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, लीड 0 था, ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पर +2 बना, मतलब लीड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन।
और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब H2SO4 का SO4 माइनस टू यूज हुआ तो जो 2 H प्लस बाकी रहे उसका क्या, तो वो भी यूज होंगे, कैथोड में यूज होंगे। कैसे होंगे? अब कैथोड के दौर पर आपने क्या लिया है, लेड का ऑक्साइड, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, बस उसके साथ कौन रिएक्ट होता है, तो वही इलेक्ट्रोलाइट का एक दूसरा मोल H2SO4 का दूसरा मोल, उसका SO4 माइनस टू प्लस। अब देखिए एक मोल यहां पर यूज हुआ ना, इसमें ध्यान दीजिएगा खास, एक मोल यहां पर यूज हुआ मतलब 2 हाइड्रोजन उसके बाकी है, एक मोल यहां पर यूज हुआ मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस उसके भी बाकी है, 2 प्रोटॉन उसके भी बाकी, टोटल कितने प्रोटॉन हुआ, तो 4H प्लस हुआ। वो चारों H प्लस कैथोड में एक साथ रिएक्ट होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुए थे एनोड के ऑक्सीडेशन के दौरान वो भी कैथोड के रिडक्शन में काम में आता है। और हमें वापस क्या मिलता है, तो इसमें से भी ये जो पीबी है वो SO4 के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पीबी O2 के साथ जुड़ा है ना तो वो +4 होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4 टोटल +4, ये +4 में से क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है। और जब ये PbSO4 बनता है तब Pb+2 के फॉर्म में होता है, तो इसको +4 में से +2 में कन्वर्ट, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा ना तब बनेगा। दूसरी बात क्या हुई, यहाँ पर जो 4H प्लस है उसके साथ ये 2 ऑक्सीजन PbO2 के मतलब 2H2O बनेगा, बराबर। SO4 तो यूज हो गया पीबी के साथ, 4H और O भी यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये +4 में से +2 बनने में भी यूज हो गए। तो ये जो चीज है वो कैथोड के ऊपर होती है, बट मेन चीज क्या हुई आपने देखा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिबरेट हुए और यहाँ पर गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का हम फायदा उठाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेंगे, बराबर है। ये हुए दोनों हाफ रिएक्शन। फुल रिएक्शन क्या होगा, दोनों का सम कर दो, Pb प्लस PbO2, ये दोनों तो आएंगे। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर 2 SO4 है और यहाँ पर 4H प्लस है, इसका मतलब 2 मोल H2SO4, 2 इलेक्ट्रॉन में लिखूंगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ कट सेट हो जाएगा, एक PbSO4 यहाँ बनेगा एक यहाँ पर, मतलब 2 मोल PbSO4 प्लस 2 मोल H2O बनेगा। बट ये रिएक्शन कौन से हुआ, कोई कहेगा रिचार्ज वाला है या डिस्चार्ज वाला है, जरा लॉजिक लगाओ, ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, कोई नहीं कह सकेगा। देखो हमने पीबी और PbO2 लिए थे, मैं वो कह रहा हूं आपको, पीबी और PbO2 लिया है तो उसमें से कुछ कन्वर्ट हो रहा है, पर ओरिजिनल उसकी जो आइडेंटिटी है वो लूज हो रही है, मतलब ये ऑलरेडी चार्ज्ड था, तो ये रिएक्शन डिस्चार्ज वाला रिएक्शन। अब ये लोग आपको करेंगे ट्विस्ट, कैसे ट्विस्ट करेंगे, ये रिएक्शन डिस्चार्ज का है वो आपको एक तो पता होना चाहिए। अब ये लोग ये कहेंगे कि रिचार्ज जब हम कर रहे हैं तब क्या रिएक्शन होता है वो लिखो। अब डिस्चार्ज का जो रिएक्शन है उससे रिचार्ज का रिएक्शन कैसा होगा, लॉजिकली सोचो तो, सेम होगा, अलग होगा, एकदम उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा, सही है ना, तो ही तो ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे। बट किस तरीके से उल्टा लिखना है, अब देखो दोनों में एनोड और कैथोड तो होंगे ही, ये शॉर्टकट खास याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि डिस्चार्ज के टाइम जो रिएक्शन आपने कैथोड में लिखा ना वो आपको एनोड में लिखना है रिचार्ज के टाइम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप रिचार्ज करते हो सेल को तो डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो हमने कुछ कहा था साइन चेंज होती है, याद करिए। पहले में एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था, रिचार्ज के टाइम क्या हो जाता है उल्टा, एनोड पॉजिटिव हो जाता है कैथोड, इसलिए एनोड का रिएक्शन लिखना है कैथोड में और कैथोड का लिखना है एनोड में। दूसरी बात, आप भले ही रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर दो बट
प्रोडक्ट को लिखना है रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को लिखना है प्रोडक्ट में, वो भी उल्टा होगा, तो ही तो हमें प्रोडक्ट वापस ये मिलेगा ना जो था वो। बट एनोड में आपको क्या लिखना है, कैथोड, वो भी किस तरीके से, कैथोड की प्रोडक्ट जो है वो एनोड का रिएक्टेंट होगा PbSO4 + 2H2O, और कैथोड का जो रिएक्टेंट था वो एनोड की प्रोडक्ट मतलब PbO2 + SO4 - 2 + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। उससे उल्टा अब यहाँ का जो एनोड है वो यहाँ पर आएगा कैथोड में, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा रिएक्टेंट में PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में आएगा Pb + SO4 - 2। बराबर है, आप आगे बात समझ में। तो याद रखो सिर्फ एक पोर्शन और मिल जाएगा आपको ऑपोजिट वन भी, या जब आपको पूछे कि रिचार्ज के टाइम कौन सा रिएक्शन होता होगा तो आपका दिमाग तब चलना चाहिए। बराबर है, ये नहीं सोचकर पड़े रहना सर ने ये तो समझाया ही नहीं था। तो डिस्चार्ज जब होता है उससे एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन होता है, कौन सा, रिचार्ज वाला। इज दैट ट्रू? तो ओवरऑल रिएक्शन भी एकदम अपोजिट हो जाएगा रिचार्ज के टाइम, और हमें ओरिजिनल जो चीज है वो वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसका रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं, याद रखिए। और ये लेड मेटल का यूज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की थी, इसलिए इसे लेड स्टोरेज बैटरी भी कही जाती है, ये याद रखिए। बराबर है, इसका जो एक सेल है लेड स्टोरेज बैटरी का वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। नियर अबाउट कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस 2 वोल्ट, याद रखिए। और ऐसे कई सारे सेल सीरीज में जोड़े जा सकते हैं। मार्केट में 6 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक की बैटरी प्रीपेड मिलती है, रिचार्जेबल बैटरी की बात करते हैं। बराबर है, जो रिचार्ज की जा सके ऐसे 6 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक की बैटरी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। लीड स्टोरेज बैटरी की हम बात करते हैं। और पेंसिल सेल जैसा ही वॉल्यूम और साइज प्रोसेस करने वाला एक रिचार्जेबल सेल आता है, जो डिजिटल कैमरास में DSLR कैमरास जो होता है उसमें से रिचार्जेबल सेल देखने में बिल्कुल। हाँ बोलो सर, वो जो घर में इन्वर्टर होता है उसमें भी यही होता है ना? उसमें भी सेल, हाँ वो क्या होता है, बट वो एक पर्टिकुलर टाइप की सर्किट से जोड़ा दिया होता है कि जब लाइट चालू रहती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, मतलब तब चार्जिंग पोजीशन में लग जाता है। और जैसे ही लाइट चली जाए तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी पोजीशन में आ जाता है, डिस्चार्ज वाली पोजीशन में। मतलब सर्किट इस तरीके से ड्रॉ वो लोगों ने की होती है कि पावर कट आपको इफेक्ट ना करे, ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो पावर कट जैसे ही होता है वो अपना पावर जो है वो सप्लाई करना क्या कर देता है, शुरू। बाकी होता ये सेल है, बराबर है। उसमें साइन वेव इन्वर्टर्स कहा जाता है उसे, साइन वेव्स का यूज किया गया होता है उसमें। तो कोई बिना फ्लक्चुएशन की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें मिलती रहती है उसमें। बट ये जो चीज थी वो लीड स्टोरेज सेल की थी, क्योंकि लीड के फॉर्म में हमने केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की है। मैंने कहा ये पेंसिल सेल जैसा ही एक दूसरा सेल आता है जो रिचार्जेबल होता है, जिसे निकल कैडमियम सेल कहा जाता है। सेकेंडरी बैटरी है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है कि बीच में ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन। आपने वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है अभी, पेंसिल सेल क्यों कहा जाता है, मैंने कहा था आंसर। इसके आजू बाजू एक निकल का लेयर, एक सेपरेटर, फिर एक कैडमियम का लेयर, फिर एक सेपरेटर, फिर एक निकल का लेयर, फिर एक सेपरेटर। इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली निकल और कैडमियम के लेयर लगाए जाते हैं और बीच में क्या लगाया जाता है, सेपरेटर। और ऐसे कई सारे लेयर जो है वो ग्रेफाइट के आजू बाजू ऐसे लगाए गए होते हैं। तो एक बड़ा सा सिलेंडर प्रिपेयर होता है, उससे हम क्या नाम देते हैं, रिचार्जेबल सेल। और इसमें पूरी मैकेनिज्म क्या है, कैडमियम जो है कैथोड का काम करता है, उसके साथ निकल का हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट होता है और बनाता है कैडमियम का ऑक्साइड, और निकल जो है उसका डाइहाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है, वाटर जो है वो लिबरेट होता है। अब इसमें हुआ क्या, कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और निकल जो है वो +3 में से +2 बनता है, मतलब रिड्यूस होता है। तो एक ने काम किया एनोड का, एक ने काम किया कैथोड का। बराबर, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। बट ये उल्टे भी पॉसिबल है, मतलब निकल +2 में से +3 भी बन सकता है वापिस। तो जब आप उल्टा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो ये सेल को, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगता है, वापिस कैडमियम और निकल का ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये जो सेल है वो 1.20 से लेकर 1.25 वोल्ट जो है उतनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, बराबर है। तो बैटरीज यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ तक रखते हैं। एक फ्यूल सेल वाला टॉपिक बाकी रह जाएगा शायद, और कोरिजन वाला टॉपिक जो है वो बाकी रहेगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर हम थोड़े सम्स लेंगे, बाद में ये चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। सर